नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है आपको बता दें। बिग ब्रेकिंग, पहली बड़ी खबर, क्वाड देशों की आज हुई बैठक। जी हाँ, चीन को घेरने की तैयारी हुई लगभग पूरी। भारतीय विदेश मंत्री ने क्वाड की बैठकों में किया इशारा कि हम अपने दुश्मन देशों को नेस्तनाबूद करेंगे। इन चारों देशों के क्वाड संगठन के जरिए जी हाँ बड़ी अपडेट निकल के आ, इसके बारे में आपको बताऊंगे। इस बीच दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, चीन के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार हुई भगवा मिसाइल। जी हाँ, हिंदुस्तान ने तैयार किया खतरनाक भगवा मिसाइल। इसके बारे में आपको बताएंगे कि दोनों मोर्चे पर चीन होंगे ढेर। पाकिस्तान और चीन को ढेर करने के लिए ये भगवा मिसाइल बना दिया है भारत ने। उस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तानी सेना की आलोचना और पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। पीओके में भयंकर विरोध। गिलगित और बल्टिस्तान चुनाव कराए जाने को लेकर पीओके के प्रधानमंत्री ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिस पर राजद्रोह और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करी है इमरान सरकार। ये भी आपको बताएंगे कैसे पीओके के दिन हुए पूरे, अब होने वाला है भारत का हिस्सा। लेकिन इस बीच वायुसेना चीफ RKS भदौरिया ने फिर से बड़ा बयान दिया। LAC पर भारतीय वायुसेना चीन पर पड़ेगी भारी। सब कुछ खबरें एक करके जानेंगे। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली PM से बात की। PM मोदी कोरोना सहित कई मुद्दे पर हुई है बात, तो एक एक करके जानेंगे विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही ये देश चीन को मुंहतोड़ जवाब देगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल क्वाड मीटिंग देशों के सभी चीन को घेरने की तैयारी हुई पुख्ता। भारतीय विदेश मंत्री ने क्वाड की बैठक में किया बड़ा इशारा। दक्षिणी चीन सागर को लेकर पूर्वी लद्दाख पर अपने पड़ोसियों की नाक में दम करने वाली चीनी ड्रैगन को घेरने की तैयारी लगभग पूरा होती दिख रही है। और अब इसका इशारा खुद भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की जापान की राजधानी टोक्यो के हो रही बैठकों में कर दिया है। जयशंकर ने चीन की दादागिरी के इशारा करते हुए कहा है कि फिलहाल भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुक्त, खुले और समावेशी बनाए जाने को लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा है कि फिलहाल भारत नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कानून के शासन, पारदर्शिता, नौवहन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय एकजुटता का सम्मान, संप्रभुता की विवादों की शांतिपूर्ण समाधान और खास करके दुश्मन देश के खिलाफ एकजुटता और उसको एक नेस्त नाबूद करने की जो इस क्वाड देशों के जो संगठन में बैठक है वो बेहद महत्वपूर्ण होनी चाहिए। इसके साथ ही कहा है कि हम प्रतिबद्धता जताते हैं इन सब मसलों पर। क्वाड देश एक दूसरे के साथ साझा तो होंगे ही, लेकिन युद्ध की सिचुएशन में भी एक दूसरे के साथ हमको खड़ा होना पड़ेगा और चीन खिलाफ या दुश्मन देशों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे जो बड़ी बात निकल के आ रही है इस क्वाड देशों में कि चीन के ही खिलाफ ये क्वाड नहीं तैयार हो रहा है। आने वाले भविष्य में कभी भी किसी भी इन क्वाड देशों से किसी भी देश से युद्ध होगी, दुनिया में किसी भी देश से युद्ध होगा तो उन देशों में जाना पड़ेगा। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है जो जानकारी। क्वाड देशों के खिलाफ अगर कोई भी देश भिड़ेंगे तो फिर दुनिया में क्वाड देश एक होंगे। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अगर अमेरिका अगर ईरान से भिड़ता है तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी ईरान से भिड़ना पड़ेगा। इस तरीके का ये क्वाड का समझौता हो रहा है। तो ये बड़ी खबर, इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें चीन को और पाकिस्तान को घेरने के लिए तैयार हुई भगवा मिसाइल। जी हाँ, दोनों मोर्चे पर ढेर होंगी भगवा मिसाइल के जरिए। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने एक खतरनाक हथियार भगवा मिसाइल तैयार कर ली है। हिंदुस्तान ने चीन को मारने के लिए भगवा मिसाइल तैयार करने के बीच अभी एक ऐसा हथियार जो लाल सेना की साजिशों पर न सिर्फ नजर रखेगा बल्कि उसे खत्म भी कर देगा। LAC पर चीन से टेंशन हाई है। इस बीच हिंदुस्तान ताबड़तोड़ हथियारों का टेस्ट करता जा रहा है। एक से बढ़कर एक के बाद एक शानदार, जानदार, जबरदस्त ड्रैगन से तगड़ा और परास्त करने वाला हथियार बन रहा है। इसलिए भारत घातक हथियारों का जखीरा तैयार कर रहा है। इसी सिलसिले में भारत अपनी पेचोरा मिसाइल को अपग्रेड करने जा रहा है। हिंदुस्तान के पास पेचोरा नाम की ये मिसाइल पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब इसे और भी मारक वाला बनाया जा गया। पेचोरा को अपग्रेड करने की जिम्मेदारी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजी लिमिटेड को दे दी गई है। आने वाले वक्त में ये और भी खतरनाक बन जाएगी। इसके बाद ये किसी भी समय अपनी और बढ़ते दुश्मन को हवा में ही ढेर
कर देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध होगी। पोचौरा ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। 25 किलोमीटर के दायरे में अगर दुश्मन दिख जाता है तो उसे ये पल भर में ढेर कर देती है। ये दुश्मन के हर हवाई हमले से बचाने की क्षमता से लैस हैं। पेचौरा की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये काफ़ी नीचे उड़ने वाली है, मिसाइल को बर्बाद कर देती है। छोटे टारगेटेड को ढूंढकर ख़त्म करना हो तो इसके लिए कोई जवाब नहीं है। पेचौरा खतरनाक से खतरनाक हालात में भी वार करने की हुनर रखती है और ये एक साथ न सिर्फ कई टारगेटेड को ढूंढती है बल्कि उन्हें नष्ट भी कर देती है। पेचौरा ज़मीन पर मौजूदा दुश्मन को टैंक, तोप और ठिकानों को भी बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों ये भगवा की ताकत है। अगर आप भी भगवा की ताकत को सलाम करते हैं तो जय हिंद लिखना मत भूलिएगा अपने इस इंडियन आर्मी को कमेंट के माध्यम से। और जिस तरीके से भगवा मिसाइल तैयार है, इससे दोनों मोर्चे पर पाकिस्तान हो या चीन एक साथ ढेर होगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। पाकिस्तान LAC और POK में LAC और POK गिलगिस्तान बल्टिस्तान में ज़बरदस्त विरोध। इमरान सरकार के खिलाफ स्वयं POK के प्रधानमंत्री ने इमरान और इमरान की सेना, पाकिस्तानी सेना पर बोला बड़ा हमला तो हो गया राजद्रोह का केस। जी हाँ, दरअसल पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK के प्रधानमंत्री राजा फारूक ने पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना का आलोचना करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान जिस तरीके से इलीगली तरीके से गिलगित और बल्टिस्तान में POK में यानी चुनाव कराने जा रहा है, इसके बाद POK में भयंकर विद्रोह शुरू हो चुका है और यही कारण है कि POK के स्वयं प्रधानमंत्री, दरअसल दोस्तों आपको पता होगा, आपको शायद ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान का अलग प्रधानमंत्री है जबकि POK का अलग प्रधानमंत्री है। और POK के प्रधानमंत्री ने इमरान सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि POK को कैसे चुनाव कराया जा सकता है बिना हमारी इजाज़त के, और इसी वजह से अब दोनों आमने सामने हैं और इस वजह से अब विद्रोह की आवाज़ POK से उठने लगी है जो कि इमरान सरकार पर भारी पड़ती नज़र आ रही है। हालांकि POK की सेनाएँ ने अब POK के प्रधानमंत्री पर ही FIR दर्ज कर ली है। FIR का मतलब देशद्रोह, राजद्रोह जैसे केसेस दर्ज कर लिए। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें एक बार फिर से एयर चीफ मार्शल राकेश भदौरिया का बड़ा बयान, बोले दोनों मोर्चों पर हमारी वायुसेना लड़ने को तैयार है, चीन पर सबसे ज़्यादा पड़ेगी भारी। LAC पर चल रहे टकराव के बीच वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने ऐलान किया है कि अगर चीन से युद्ध जैसी परिस्थितियां आई तो भारतीय वायुसेना उस पर भारी पड़ सकती हैं। भारतीय वायुसेना न केवल चीन बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ यानी 2 फ्रंट वार के लिए भी तैयार हैं। 88वें वायुसेना दिवस से पहले एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सोमवार को राजधानी दिल्ली में सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान वायुसेना प्रमुख ने कहा है कि फिलहाल भले ही चीन ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा निवेश किया हो और उसके पास लंबी दूर की उन्नत किस्म की मिसाइलें हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के एयर स्पेस में अगर कोई युद्ध हुआ तो भारतीय वायुसेना चीन से बेहतर साबित होंगी। इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायली बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत की है। कोरोना सहित कई मुद्दे पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कई मुद्दे पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों देशों के नेताओं ने जल, कृषि और नौ प्रवर्तन क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके बताया है कि दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों को लेकर सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के मामले भारत विश्व में दूसरे स्थान पे हैं। इस मामलों में भारत से आगे पहले स्थान पे अमेरिका है, वहीं तीसरे स्थान पे ब्राज़ील है। लेकिन कोरोना के साथ साथ माना जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना इस समय टेंशन दे रहा है, खास करके चाइना से बीच युद्ध के समय बातचीत करना काफ़ी अहम भी माना जा रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। फिलहाल बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है जहाँ पर कोरोना की चपेट में आए डोनाल्ड ट्रंप पहली बार दिखे समर्थकों से अभिवादन करने बाहर निकले। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सेना के अस्पताल में भर्ती कोविड-19 से पीड़ित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों का अभिवादन करने के लिए गाड़ी में सवार होकर निकले और सबको चौंका दिया। इनके इस कदम में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और एक अग्रणी चिकित्सक विशेषज्ञ ने निंदा की है। गाड़ी ट्रंप की गाड़ियों का काफिला वाशिंगटन DC के मैरीलैंड उपनगर में बेथोस्डा के पाइक से होकर गुजरा। यह मार्ग राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन के वाल्डर में भी चिकित्सा केंद्र के बीच में स्थिति है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ी है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने ट्वीट किया कि हॉस्पिटल के बाहर मौजूदा सभी प्रशंसकों और समर्थकों की मैं सराहना करता हूँ।
ये बात आप लोग वास्तव में देश में प्रेम करते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल चीन से टकराव की स्थिति में 7 देशों से व्यापार के रास्ते खुले, सेक्टर्स में हो रहा है ज़बरदस्त फ़ायदा। दरअसल कोरोना को लेकर दुनिया भर में चीन विरोधी भावना का सकारात्मक असर देखने को और कारोबार पर दिखने भी लगा है। चीन बार चीन के मुरीद ग्राहकों और 2 देशों ने भारतीय निर्यातकों से संपर्क साधा है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा चमड़ा उत्पादन, इंजीनियरिंग, हस्तशिल्प, कालीन, इसके साथ ही सैडलरी, मीट, डेयरी, रसायन सहित 1 दर्जन उद्योगों को मिल रहा है। यही वजह है कि कोरोना काल में पहली बार पिछले महीने निर्यात 5% बढ़ गया है। लेदर फुटवियर में चीन ने सिंथेटिक यानी नकली चमड़े के दम पर खासी घुसपैठ कर ली थी और इस वजह से रंगीन नकली चमड़े की सप्लाई कर बेहद सस्ते उत्पाद उतारे थे। इसके साथ ही भारत से असली चमड़े का आयात कर उसे लेदर उत्पादन बनाकर दुनिया भर में नई चुनौतियां खड़ी कर रहा था। कोरोना के कारण चीन से खफा देश खासकर अमेरिका, लैटिन अमेरिका ने उसे मुंह तोड़ दिया है। कानपुर के निर्यातकों ने 2 महीने में 70 नए ग्राहक देशों ने $12 करोड़ लेदर उत्पाद किए। अब आपको बता दें नए देश बन रहे हैं चीन के अलावा पेरू, वेनेजुएला, चिली, इक्वाडोर, क्यूबा, मोरक्को, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देश अब भारत से निर्यात कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों भारत में कई ऐसे देश हैं जहां पे भारत एक्सपोर्टर बन रहा है कई देशों को, तो चीन को लेकर भी एक बड़ा झटका है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच जारी है युद्ध, शांति के सारे प्रयास फेल होते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच ये 9वां दिन होने वाला है और देश खास करके अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच युद्ध में 400 के करीब सैनिक मारे जा चुके हैं और कई सौ करोड़ का नुकसान दोनों देशों के बीच हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी भी युद्ध थमते नहीं दिख रहा है। अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच अभी भी युद्ध चल रहा है, शांति के सारे प्रयास फेल होते दिखाई दे रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तमाम देश, अमेरिका हो, रसिया हो, भारत हो, शांति की बात कर रहे हैं कि दोनों देशों को आपस में शांति करनी चाहिए, लेकिन तुर्की, पाकिस्तान जैसे देश अज़रबैजान का समर्थन करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। अब चावल के लिए रो रहा है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा भारत बासमती चावल तो पाकिस्तान का है। दरअसल आपको बता दें कश्मीर और सीमा विवाद को लेकर भारत से मुंह के खाए पाकिस्तान अब भारत से बासमती चावल के लिए टकराव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि वो यूरोपियन यूनियन में जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन यानी GI टैग के लिए भारत के दावे का विरोध करेगा। प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्यिक सलाहकार अब्दुल रहा दौफ की अध्यक्षता में सोमवार को ही बैठक में फैसला किया गया। जियो न्यूज़ की एक खबर के मुताबिक बैठक में इंटेलेक्चुअल पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी भी चावल निर्यातकों के संगठन के प्रतिनिधियों और कानूनी जानकारों से हिस्सा लिया। और इसके साथ ही पाकिस्तान का ये कहना है दोस्तों कि हमारे यहाँ जो फ़िलहाल बासमती चावल है वो दुनिया में सबसे अच्छा बासमती चावल है और दुनिया भर में सबसे बढ़िया बासमती चावल पाकिस्तान ही निर्यात करता है, बनाता है। ऐसे में भारत उसका GI टैग ले रहा है, जबकि भारत को GI टैग बासमती चावल का लेने का कोई अधिकार नहीं है। GI टैग एक ऐसा टैग है जिसमें पर्टिकुलर आपके ही देश का वो एक ऐसा पहला वस्तु होगा जिस पे GI टैग मिलेगा और वो वस्तु कहीं उससे अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी की दुनिया में कहीं नहीं बन सकती है और ना ही मिल पाएगी, ना ही बन पाएगी। यानी पहली बार अगर उस चीज़ का कहीं ना कहीं बन रहा है, पहली बार एक्सपोर्ट होगा तो आपके ही देश से, इसलिए बासमती चावल पर GI टैग पाकिस्तान मांग रहा है, जबकि भारत में बासमती चावल पाकिस्तान से भी अच्छा उत्पाद होता है और इसलिए भारत को GI टैग मिलने जा रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हाथरस कांड की CBI जांच चाहती है योगी सरकार। SC में दलील दी, बाबरी पर फैसले के चलते किया रात में दाह संस्कार। जी हाँ, दरअसल यूपी के हाथरस में दलित युवती से कथित गैंगरेप और मौत के मामले में योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच चाहती है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में यूपी की योगी सरकार ने कहा है कि फिलहाल वो कोर्ट की निगरानी में हाथरस कांड की जांच चाहती है। योगी सरकार ने उस याचिका पर सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करके पक्ष रखा है, जिसमें हाथरस कांड की रिटायर्ड जज की निगरानी में CBI या SIT से जांच कराने की मांग की गई थी। हाथरस कांड मामले में दायर इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस बोबड़े, जस्टिस MS बोपन्ना और जस्टिस B रामा सुब्रमण्यम की बेंच में सुनवाई करेगी। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि इस घटना की सच्चाई सामने आएगी, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आपने लड़की की लाश को जलवाया
आया क्यों, जिसके बाद योगी सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि बाबरी पर फैसले के चलते रात में ही दाह संस्कार कराया गया। दरअसल अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने अयोध्या बाबरी केस के कारण जिलों को हाई अलर्ट पर रखने और कोरोना की वजह से भीड़ न इकट्ठा हो देने की जिक्र किया। यूपी सरकार का कहना है कि अयोध्या बाबरी केस में आए फैसले की संवेदनशीलता और कोरोना के मद्देनज़र परिवार की मंजूरी से पीड़िता का रात में अंतिम संस्कार किया गया। इस हलफनामे में सरकार का कहना है कि 14 सितंबर को पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज करके तत्काल कदम उठाए। सरकार ने कहा कि इस मुद्दे का उपयोग करते हुए जाति सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोशिश की गई, हालांकि जांच जारी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। जेडीयू 115 तो बीजेपी 112 जगहों पर उतारेगी उम्मीदवार। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। 243 सीटों वाली विधानसभा सीट में 115 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी तो बीजेपी 112 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान बाकी है। एनडीए के नेताओं ने कहा है कि फिलहाल अब लगभग इसी फॉर्मूले पर सीटें लड़ी जाएंगी। इसके साथ ही दोस्तों एनडीए में अब महागठबंधन से अलग एनडीए में आने वाली मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर अपनी प्रत्याशी उतारेगी। एनडीए के नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम 5 बजे जारी होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर एनडीए का बंटवारा हो गया। और इस बीच आपको बता दें दोस्तों कि फिलहाल चिराग क्या बीजेपी का साफ संदेश, जो नीतीश को नेतृत्व स्वीकार करेगा वही एनडीए में रहेगा। तो यानी नीतीश के नेतृत्व में ही बिहार चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सीट शेयरिंग का मसला सुलझ गया है और अब एक बार फिर से संयुक्त प्रेस वार्ता में भाजपा और जदयू अपनी सीटों का ऐलान करेगी। होटल चाणक्य में होने वाली इसी पीसी में सिर्फ जेडीयू और बीजेपी के बड़े नेता शामिल रहे। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट यह है कि एनडीए की तस्वीर से लोजपा गायब है और इस वजह से बीजेपी ने फिलहाल नाराज़गी जताई है कि अब उनका नाम खास करके एलजेपी कहीं भी न ले। यानी बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान वोट मांग रहे थे। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें एक दिन बाद ही कांग्रेस का सिद्धू से मोहभंग, राहुल गांधी की ट्रैक्टर यात्रा से गुरु हुए गायब। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के फारवर्ड नेता नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ गुरु, उनकी पार्टी को एक दिन बाद ही मोहभंग होता नजर आया। लंबे अरसे से बाद पंजाब कांग्रेस के मंचित दिखे सिद्धू एक दिन बाद ही पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के ट्रैक्टर पार्टी से आउट हो गए। 17 महीने के बाद सिद्धू ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर यात्रा के पहले ही दिन शुभारंभ के मौके पर कांग्रेस के स्टेज पर छक्के लगाए, अगले ही दिन गायब नजर आए। अब लोग कह रहे हैं कि सिद्धू जी गुरु कहाँ गायब हो गए, गुरु इतनी जल्दी गायब हो गए और राहुल गांधी अभी भी ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो ऐसे में तो बात नहीं बनने वाली है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। वीआईपी सोफा पे बैठकर किसानों की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने बोला बड़ा हमला, कहा ट्रैक्टर पर भी सोफा लगवा कर बैठ रहे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वीआईपी किसान बताया। फोटोग्राफ में राहुल गांधी केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में कांग्रेस की रैली में ट्रैक्टर पर गद्देदार सीट पर बैठे दिखे, जिसके बाद ईरानी ने उन पर तंज कसा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में गांधी शासित केंद्र शासित उत्तरी राज्यों में खेती बचाओ यात्रा नाम से कई ट्रैक्टर रैलियां कर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से गांधी को हराने वाली ईरानी ने कहा है कि वे ट्रैक्टर पर भी सोफा लगाकर बैठते हैं। उनकी तरह का वीआईपी किसान अभी तक भारत में नहीं देखा गया है। जमकर तंज कसा है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। आपको बता दें फिलहाल पीएफआई पर कसना चाहिए शिकंजा। मोहसिन रजा ने कहा पीएफआई पर बैन लगाओ, हाथरस में हिंसा की साजिश का है आरोपी। दरअसल योगी सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर बैन लगाने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई की हिंदुओं और हिंदुओं से लड़ाने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पीएफआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिमी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का नया रूप है। मोहसिन रजा ने कहा है कि फिलहाल हाथरस प्रकरण में पीएफआई की भूमिका निकल कर आई है और वो इलाके में जातिगत दंगे करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पीएफआई को बैन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। तो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें उतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।